हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास में आज शुरू होने वाला है क्लास 12th का पहला चैप्टर, दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हम इस तरह पढ़ेंगे जैसे आपको अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको फिजिक्स भी नहीं आती है, मगर आपको सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ समझना है और आपको टॉप नंबर भी लाने हैं, आपको सिलेक्शन भी लाना है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस बच्चे को जो इस वीडियो को देख रहा है, इस देखने वाले बच्चे को कुछ नहीं आता है, ये बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहता है। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चैप्टर का नाम है बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक जो है उसका नाम इस चैप्टर के नाम में ही है, यानी इसका जो पहला टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, सेपरेटली एक हेडिंग बना लेते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है बच्चों, अब समझो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो, इस दुनिया में आप अपने चारों तरफ जो भी देखते हो, यानी कोई भी मटेरियल जो आप देखते हो, उस मटेरियल के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं छुपी हुई। जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जैसे इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या करवाती है इस मैटर से, यानी इस ऑब्जेक्ट से, वो करवाती है अट्रैक्शन और रिपल्शन। यानी आपके पास ग्रेविटी है तो ग्रेविटी आपको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। आपके पास मैग्नेटिज्म है तो मैग्नेट क्या करते हैं, सेम पोल रिपेल एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। ऐसी एक थर्ड प्रॉपर्टी है, उसका नाम है चार्ज। जब कोई बॉडी चार्ज्ड हो जाती है तो उसके साथ दो फिनोमिना जुड़ जाते हैं, या तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करना शुरू करेगा या दूसरे ऑब्जेक्ट को रिपेल करना शुरू करेगा। इसका मतलब जब तक उसके पास चार्ज नहीं है, जब तक तो वो ना अट्रैक्ट कर रहा ना वो रिपेल कर रहा, मगर जैसे ही चार्ज आ गया तो उसने अट्रैक्शन या रिपल्शन शुरू कर दिया। तो आप बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन समझो कि चार्ज होता क्या है। एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, हम कहते हैं नो चार्ज। तो ना तो वो अट्रैक्शन करता है और ना ही वो रिपल्शन करता है। अब मान लीजिए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है दूसरा, और उसमें आपने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होगा, चार्ज पैदा करने से क्या होगा, अगर आपने इसको चार्ज दे दिया तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को वो दूर भगाएगा, यानी रिपेल करेगा। तो आपके पास जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आता है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल करना शुरू कर देता है। ये चार्ज का कंसेप्ट है। तो बस इतना ही याद रखो, बहुत ज़्यादा मैथमेटिशियन बनने की ज़रूरत नहीं, बना दूंगा एक एक क्वेश्चन करा दूंगा। तो पहले क्या करना है, याद करना है बेसिक डेफिनेशन ऑफ चार्ज। इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये किसी मैटर की प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से क्या करने लगता है, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट, या तो वो अट्रैक्ट करने लगेगा और रिपेल करने लगेगा, किसको, अदर ऑब्जेक्ट्स को। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो क्या समझा, चार्ज से, चार्ज क्या करता है, एक टेंडेंसी पैदा करता है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सके या रिपेल कर सके। अब एक बात यही कि यही समझो, क्योंकि हमें कंपटीशन भी देना है, इसलिए मैं हैंड टू हैंड आपको बताता जाऊंगा। एक लाइन समझ लो, मैटर, मैंने डेफिनेशन के अंदर मैटर लिखा है। तो अब बात को समझो कि मैटर क्यों लिखा है। एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो हमें हैंड टू हैंड समझनी पड़ेगी। चार्ज कैन ओनली होल्ड विद ऑब्जेक्ट मैटर। जहां मैटर होगा वहीं पर चार्ज होगा। चार्ज कैन नॉट स्टैंड विदाउट मैटर। यानी ये जो प्रॉपर्टी है वो मैटर की है, ये बात ध्यान रखना डेफिनेशन के अंदर ही। तो यहां पर एक मैं नोट लिख देता हूं, चार्ज कैन ओनली एग्जिस्ट ऑन मैटर। चार्ज कैन ओनली एग्जिस्ट ऑन मैटर, इट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर। आई बात समझ में। तो चार्ज बच्चों डेफिनेशन समझ में आई। अब चार्ज कितने तरह का होता है, तो चार्ज दो तरह का होता है। चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, इज ऑफ टू टाइप्स। चार्ज कितने तरह का होता है बच्चों, दो तरह का होता है। एक चार्ज होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है, तो चार्ज इज ऑफ टू टाइप, नंबर एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक, और नंबर दो नेगेटिव चार्ज। आई बात समझ में।
नेगेटिव चार्ज। अब ये कहानी जो सेकंड शुरू हो गई, इससे पहले कि मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपको बताऊं, मैं आपको एक बात बताता हूं। हमारे पास जो भी मटेरियल है, एनीथिंग इन द यूनिवर्स, कुछ भी है, वो किससे मिलके बना है? वो मिलके बना है एटम से। किससे मिलके बना है? एटम से। मैंने पहले ही कहा था आपको कि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो आपको मैं समझ के चल रहा हूँ आपने ज़िंदगी में कभी साइंस पढ़ी ही नहीं, पहली बार पढ़ रहे हो और पहली बार में ही सिलेक्शन निकालना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को लें, जैसे आपके पास चौक है, आपके हाथ में पेन है, आपका फ़ोन है, आपके पास कोई भी मटेरियल है एक्सेट्रा, वो मटेरियल अगर आप उसे लगातार क्रश करें क्रश करें क्रश करें, मतलब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ब्रिक है, क्या है ये? एक ब्रिक है। अगर मैं इसको इस ब्रिक को क्रश करता हूँ, क्या करता हूँ? क्रश मतलब इसके टुकड़े टुकड़े करता हूँ, तो आखिर में जाके मेरे पास छोटे छोटे पार्टिकल निकलेंगे। ये सबसे छोटे पार्टिकल है, इनसे छोटा कोई और टुकड़ा नहीं हो सकता, यानी ये सबसे छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं। ठीक, इन पार्टिकल्स को बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं बच्चों? इनको एटम्स बोलते हैं, यानी छोटे छोटे एटम्स हैं। ये एटम खुद जो होते हैं वो तीन तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। इसके अंदर, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और चारों तरफ इसमें क्या होता है? खाली स्पेस होता है। जो न्यूक्लियस है इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और चारों तरफ का जो खाली इलाका है इसके अंदर घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी एटम जो है वो तीन फंडामेंटल पार्टिकल से बना है, उसमें से दो रहते हैं सेंटर में और एक रहता है बाहर घूमता रहता है। तो अब मैं आपको जो वाली बात बताई वो क्यों बताई? क्योंकि पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्हीं तीन पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। बल्कि इनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। तो थोड़ी देर जरा समझ लें कि पहले ये पार्टिकल्स होते क्या हैं, फिर हम आएंगे निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पर। आई बात समझ में? तो आप ये पहले नोट आउट कर लो आराम से, वीडियो को स्टॉप करके, फिर मैं समझाता हूँ आपको कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और चार्ज का क्या संबंध है। ठीक, अब देखो, बात को समझो ध्यान से। आपके पास जो है एक एटम था और एटम के अंदर तीन पार्टिकल थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आप कहते हो कि हमारा जो पार्टिकल है, एटम है, वो बेसिकली पूरी दुनिया तीन पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज है? इलेक्ट्रॉन होता है -e, यानी कि ये निगेटिव होता है। आई बात समझ में? प्रोटॉन का चार्ज है +e, यानी कि ये पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन का चार्ज है 0, यानी कि ये क्या होता है? अनचार्ज्ड। इसके पास कोई चार्ज नहीं होता। बात समझ में आई? तो आपके पास जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उन्हीं के अंदर चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता है। अब एक बात दूसरी यह है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम है और दोनों की वैल्यू सेम है, बट उनकी नेचर अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, मगर दोनों का वेटेज सेम है, यानी दोनों की वैल्यू सेम है, दैट इज़ ई। और ई की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का निगेटिव चार्ज है। आई बात समझ में? और प्रोटॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 का कोलाम का क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम चार्ज के हुए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास तो इक्वल चार्ज हुआ, बट इक्वल एंड अपोजिट हुआ। ठीक, ये दो बात अगर आपको समझ में आई हो तो हम कह सकते हैं कि हम रीड्रा कर सकते हैं एटम को। एटम होता क्या है? बेसिकली सेंटर में प्रोटॉन है तो सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज होता है बहुत सारा, और बाहर नेगेटिवली चार्ज होता है। इन दो चार्ज के कॉम्बिनेशन को ही एटम कहते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर आपने एटम को नहीं समझा, उसके चार्ज की कंडीशन को नहीं समझा, तो आप नहीं समझ सकते इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। ठीक है, आप रट्टा ही मार सकते हैं, आपको समझ में नहीं आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम कह सकते हैं एटम बेसिकली कुछ नहीं है। एटम क्या है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, जिसके अंदर चारों तरफ नेगेटिव चार्ज घूमता रहता है और सेंटर में पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक, अब एक बात, दूसरी बात क्या होती है कि ये जो चार्ज हैं दोनों सेम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे एक नोट की बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन के।
यानी जब तक हमने इसको छेड़ा नहीं, जब तक इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के। अरे बोल लो भाई। तो अगर मान लीजिए हम सोडियम की बात करते हैं, किसकी, सोडियम की, तो Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 ही प्रोटॉन होते हैं। तो Na का जो टोटल चार्ज है वो कितना हुआ, नेट चार्ज इन सोडियम, नेट चार्ज इन सोडियम कितना हुआ बच्चों, माइनस का 11E प्लस का 11E और कुल मिला के हो गया 0। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल चार्ज जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 0 होता है। तो टोटल चार्ज जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी एटम के ऊपर 0 होगा, मगर बाद में हम छेड़खानी करके उसको ज़्यादा या कम कर देंगे। तो क्यों कोई ऑब्जेक्ट, अब सवाल सबसे पहले वही था कि भाई मान लो ये मार्कर है, ये किसी को क्यों अट्रैक्ट और रिपेल नहीं कर रहा, फिर अगर चार्ज तो इसके अंदर भी है, क्योंकि इसके अंदर जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ना किसी को रिपेल कर सकता है ना किसी को अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर टोटल चार्ज 0 है। तो अगर हमें इसको अट्रैक्ट और रिपेल करवाना है तो हमें पहले इसके अंदर चार्ज को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि बदलना पड़ेगा। हमें निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को इक्वल नहीं होने देना है, ठीक, उसको डिस्टर्ब करना है। तो अब आ जाओ आगे कि भाई अब आपसे कोई पूछता है भाई हमें सोडियम को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो क्या करेंगे। भाई सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है, तो इस हिसाब से -11E और +11E मिलाकर 0 बैठता है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसको निगेटिवली चार्ज कर दूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 ही प्रोटॉन रह जाएंगे। तो अब जो चार्ज होगा वो यहाँ पर माइनस का 12E होगा, यहाँ पर प्लस का 11E होगा, दैट मिला के कितना हो गया, माइनस के E, यानी कि यहाँ पर मैंने माइनस का E चार्ज प्रोड्यूस कर दिया, मैंने माइनस का E चार्ज प्रोड्यूस कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर 2 निगेटिव चार्ज आ जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड और करना पड़ेगा। यानी ये जो एटम है, इस एटम को मैं निगेटिवली चार्ज करना चाहता हूँ तो मुझे बाहर से इलेक्ट्रॉन लेके आने पड़ेंगे। मैं बात ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आपको इसको निगेटिवली चार्ज करना है तो बाहर से इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, बाहर से इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो बराबर हैं प्रोटॉन के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर से डालना पड़ेगा। तो आपने इलेक्ट्रॉन बाहर से डाल दिया तो ये एक बार निगेटिव हो गया, हम बोलते हैं माइनस का। आपने देखा होगा लिखा हुआ कहीं पर O निगेटिव निगेटिव, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑक्सीजन के पास पहले से जो इलेक्ट्रॉन थे वो प्रोटॉन के बराबर थे, हमने 2 इलेक्ट्रॉन फालतू डाल दिए। बात समझ में आई कि नहीं आई। आपने सुना होगा सल्फर निगेटिव निगेटिव, इसका मतलब हमने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, प्लस कर दिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दिए। आपने सुना होगा क्लोरीन निगेटिव, इसका मतलब होता है हमने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन हमने इसको दे दिया। आपने देखा होगा कि भाई कहीं पर लिखा हुआ है Na, देखो अब मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, चलो मैं तो आपको ना और खोल के इसको समझा देता हूँ, बिल्कुल बेहतरीन करके समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके बगैर ना सब रट्टा ही मारते हैं, फिर ये बोलते हैं जी हमारे से क्वेश्चन नहीं हो रहे। क्वेश्चन कैसे होंगे जब आप समझोगे नहीं इसको पूरी तरीके से। अब समझो, फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है H का मतलब इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था और 1 प्रोटॉन था, इसका मतलब इसके अंदर 1 माइनस का चार्ज था, 1 प्लस का चार्ज था, तो इसके ऊपर नेट चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। अब आप सुनते हो कि जी H माइनस है, इसका मतलब होता है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 प्रोटॉन है, यानी कि इसके ऊपर माइनस के 2E है, 1 प्लस का E है, तो इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, माइनस का है। इस तरीके से आप बोलते हो कि जी H प्लस है, H प्लस का मतलब जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो भी निकाल दिया, उसे भी कट मार दिया, तो इसके पास ओनली 1 प्रोटॉन बचा, दैट इज़ 1 प्लस के E है। तो ये चार्ज के ऊपर लिखा हुआ होता है, नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन आयंस के ऊपर लिखा हुआ होता है, ये उनका चार्ज ही लिखा हुआ होता है। ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम ये बोलते हैं कि भाई Na प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके पास जो 11 इलेक्ट्रॉन थे उनमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया और इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह गए और अभी भी 11 ही प्रोटॉन बाकी हैं। तो निगेटिव का तो इसके पास 10 है मगर पॉजिटिव का इसके पास 11 है, तो हम कह सकते हैं इसके पास प्लस E चार्ज फालतू है। तो इस तरीके से ज़्यादा कम करने से क्या होता है, हम चार्ज बना सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। मगर चार्ज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटॉन कभी अपना एटम नहीं छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ही अपना एटम छोड़ेगा। तो हम कहते हैं कि ओनली इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो फ्रॉम वन टू अनदर एटम, सो इलेक्ट्रॉन इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग। इलेक्ट्रॉन ही बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन ही घटेगा। तो हम कहते हैं
कि ओनली इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग, ओनली इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग एज, क्योंकि इट ओनली कैन फ्लो, सिर्फ यही है जो फ्लो कर सकता है ना, फ्रॉम वन टू अनदर एटम। तो बच्चों ये आपका है चार्ज, और चार्ज के बारे में हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी। ठीक, अभी हम आपको और चीज़ें समझाएंगे, बेफिक्र रहो, एक चीज़ आपके सामने आने वाली है। तो अब आ जाओ इसके अगले चरण पर, यानी चार्ज मैंने बताया था दो तरह का होता है। होप आपको अब तक पिछली एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। तो मैंने चार्ज की डेफिनेशन करवाई नंबर 1। अब बताता हूँ व्हाट इज़ दी टाइप ऑफ चार्जेस। तो हम कहते हैं चार्ज इज़ ऑफ टू टाइप, चार्ज इज़ ऑफ टू टाइप्स। चार्ज कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। कौन कौन सा? नंबर 1 इसमें होता है कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा होता है बच्चों इसके अंदर? पॉजिटिव चार्ज। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ मत करो, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो हम बोलते हैं क्या कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, देन इट बिकम, क्या हो जाता है बच्चों? वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है। पॉजिटिवली चार्ज्ड यानी आपने किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो वो एक बार पॉजिटिवली चार्ज हो गया, दो निकाल दिया, दो के इक्वल हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे हम कहेंगे भाई Q इक्वल टू Ne। ठीक है, Q इक्वल टू Ne, या वेयर N इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, यानी आपका ये एक ऑब्जेक्ट था, आपने इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर एक प्लस का साइन लग गया। अगर यहाँ पर आपने दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो यहाँ दो प्लस के साइन लग गए, तीन निकाल दोगे तो तीन लग जाएंगे। एक प्लस का साइन एक प्लस ई को रिप्रेजेंट करता है, दो को करता है तीन को करता है एन को करता है। तो अभी इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमसे कहा गया कि 10 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए? 10 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए गए एक ऑब्जेक्ट के अंदर से। फाइंड द चार्ज ऑन इट। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, तुम्हें टाइम दे रहा हूँ मैं, सॉल्व करो। क्या सॉल्व कर सकते हो क्या आप इस क्वेश्चन को कि 10 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो देखो मैंने अभी आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा है Q इक्वल टू Ne। तो आप क्या सॉल्व कर सकते हो? यहाँ इसका सॉल्यूशन लिख दूंगा मैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इज़ कि भाई Q बराबर होता है Ne। आपने कहा 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए, हमने लिख दिया N बराबर 10। क्या लिख दिया? N बराबर 10 लिख दिया। आई बात समझ में? तो हम क्या करेंगे, N बराबर 10 है तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे N की। तो Q बराबर कितना आ गया? 10 इंटू E की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सो इसका आंसर आ गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर 18। और यूनिट होती है इसकी कोलाम। कोलाम का मतलब C। आई बात समझ में? कोलाम का मतलब C। इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है, ठीक, मगर अभी छोड़ूंगा नहीं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं, ठीक। तो अभी देखो ये क्वेश्चन सिंपल सा था, और मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको काफ़ी सारे, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए कि पॉजिटिवली चार्ज करना है तो कैसे करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो हमने कहा भाई एक क्वेश्चन है कि भाई 100 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन है कि हमने क्या किया, 100 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से, तो क्या करो, फाइंड चार्ज। तो बताओ चार्ज कितना? मेरी बात समझ में आ रही? मैं कह रहा हूँ 100 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से, तो बताओ चार्ज कितना, वो ये पूछ रहा है। अब देखो मान लो कि वो ऑब्जेक्ट ये था, ठीक है नहीं, इसमें क्या थे, इलेक्ट्रॉन भी थे प्रोटॉन भी थे और दोनों बराबर थे।
यहाँ इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पर 100 यहाँ पर प्रोटॉन्स थे बहुत सारे, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें से 100 निकाल दिए। क्या कर दिए? 100 निकाल दिए। ठीक, तो 100 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसका क्या हुआ, इसके ऊपर चार्ज कितना बना ये बताना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है कि भाई n बराबर है 100। ये क्या है बच्चों? ये डाटा गिवन है, ये बच्चों डाटा क्या है? गिवन है कि 100 इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं। और फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू एन ई। क्या है फार्मूला? Q इक्वल टू एन ई। अब n की वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू है 100, E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम। तो Q इक्वल टू 1.6 तो एज इट इज़ रहेगा, एज इट इज़ लिख दिया। या 2 जीरो हैं वो क्या कर देंगी, -19 में से 2 क्या हो जाएंगे, कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -17 कोलाम। बच्चों बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे बोल लो भाई, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कितना सिंपल है। एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसी तरह का। मैं कह रहा हूँ कि मैं उन बच्चों को टारगेट कर रहा हूँ जिनको कुछ भी नहीं आता, बट वो चाहते हैं कि हमारे ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 आ जाए, उनके लिए ये लेक्चर्स हैं। देखो हम फिर से कहते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। क्या होता है? 5 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए जाते हैं। ठीक, निकाल दिए जाते हैं। किस में से? 5 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। हर बार वही कहानी है, सिर्फ मकसद ये है कि आपके क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस होने लगे। मैं बहुत हल्के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, यकीन मानो कि 10th क्लास के क्वेश्चन हैं, मगर मैं आपको करवा रहा हूँ। आप नीट और IIT के बच्चे हो, बोर्ड के बच्चे हो, मगर मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आपके हाथ में पूरी प्रैक्टिस हो जाए कहाँ की, क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, देन फाइंड चार्ज। तो हम कह सकते हैं भाई Q इक्वल टू क्या होता है? एन ई। ये तो फार्मूला है, मगर पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? पहले हमें लिखना पड़ेगा व्हाट इज़ द गिवन इज़ n इक्वल टू 5। हमें दिया गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड आर 5 और हमें बताना है चार्ज। तो हम कहेंगे Q इक्वल टू होता है बच्चों एन ई। यहाँ पर क्या करोगे? n की वैल्यू अब की बार बताओ 5 पुट कर दोगे, इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम। ये हो गया आपका क्या बच्चों? ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। ये आपके मैंने इतने क्वेश्चन करवा दिए कि अगर सिंपली ये पूछा जाता है कि हमने इतने इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो कितना चार्ज होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करना है ई की वैल्यू से, या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करना है ई की वैल्यू से, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करना है ई की वैल्यू से। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मान लो 5 हैं तो 5 लिख दीजिए। यहाँ पे ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये बदलता रहेगा, ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ई इज़ ऑलवेज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम। तो इस तरह से था पॉजिटिव चार्ज। आई बात समझ में आपको? अब आ जाओ व्हाट इज़, इसे उतारना चाहो तो आप नोट कर सकते हो। देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लेके चलूँगा और फिर मैं IIT एडवांस तक के और नीट तक के और बोर्ड तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए, कहीं नहीं जाना है अभी लेक्चर में, है ना? पूरा समझना है कंसेप्ट को। तो चार्ज चल रहा है, चार्ज के अंदर पहली बात समझ में आ गई। दूसरा है व्हाट इज नेगेटिव चार्ज। देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है एक से दूसरे ऑब्जेक्ट में। तो इलेक्ट्रॉन हटाने से, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो गया था, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने से वही ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू एन ऑब्जेक्ट देन इट बिकम नेगेटिवली चार्ज। तो हम कहते हैं व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू एन ऑब्जेक्ट, जब ऐड कर दिए जाते हैं इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट में, देन क्या होता है? देन इट बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। आई बात समझ में? तो अब ये देखो, इसमें हमें सॉल्व करना है कुछ क्वेश्चंस को। एग्जाम फॉर्मूला सेम वही रहेगा, Q इक्वल टू माइनस के एन ई, और यूनिट इसकी वही है क्या? कॉलम। क्या यूनिट है इसकी बच्चों? कॉलम। क्या यूनिट है? कॉलम। चलो आओ कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से आपको इसको और समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास क्लोरीन है, क्वेश्चन है ये, लेट देयर इज यू हैव क्लोरीन एटम।
इज़ गिवन, उसको दे दिया गया एन इलेक्ट्रॉन, उसको दे दिया गया एक इलेक्ट्रॉन। हमारे पास था क्लोरीन का एक एटम, हमने उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्या हुआ, उसके ऊपर कितना चार्ज हुआ, तो हम कहेंगे अच्छा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ चार्ज। इस क्वेश्चन को नोट आउट करते रहो, नोट्स बनते जा रहे हैं, आपके नोट्स बनते जाएंगे हैंड टू हैंड, और इतना पक्का कर दूंगा, इतना मजबूत कर दूंगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, जहां बचा कुचा होगा, जहां छुप रहा होगा, सारे क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया कि क्लोरीन एटम को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, तो बताओ उसके ऊपर चार्ज कितना होगा। तो हम क्या कहेंगे भैया, फिर फार्मूला आपकी बार भी सेम है, बस फार्मूले में फ़र्क है कि अब की बार तो नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो हम कहेंगे गिवन दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ 1। एक ही तो इलेक्ट्रॉन दिया है, कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, एक ही तो दिया है ना, एक इलेक्ट्रॉन, तो n इक्वल टू 1 एंड वी नो दैट q इक्वल टू होता है n ई, कितना होता है, q इक्वल टू n ई। सो वी कैन राइट दैट q इक्वल टू n की वैल्यू हो गई 1 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कोलाम। सो ये हो गया है माइनस के 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कोलाम। इतना चार्ज एक्वायर किया है क्लोरीन ने। जब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो कैसे लिखोगे, आप कहोगे क्लोरीन अब बन गया है Cl-, क्लोरीन हैज़ बिकम नाउ Cl-। एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एक माइनस, दो इलेक्ट्रॉन लिए तो दो माइनस। चलो भाई एक और क्वेश्चन करते हैं। ऑक्सीजन, एक क्वेश्चन है, ऑक्सीजन एटम टेकन 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं ऑक्सीजन के एटम ने, किसी से बाहर से उधार ले लिए, तो अब वो कितना चार्ज हो गया। तो हम कहते हैं भाई क्वेश्चन अब की बार भी सेम है और सॉल्यूशन अब की बार भी सेम है। सबसे पहले लिखना है गिवन क्या है, गिवन है 2 इलेक्ट्रॉन, यानी n की वैल्यू n बराबर है 2। बात समझ में आई कि नहीं आई। सबसे पहले लिखना है कि डाटा गिवन क्या है। क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही हल्के लेवल के, ताकि आपको स्टार्ट हो धीरे धीरे न्यूमेरिकल करने की प्रैक्टिस हो, और ले जाऊँगा इनको बहुत ऊपर तक, बेफिक्र रहिए। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर एन ई। अगर नेगेटिव चार्ज है तो माइनस लगाओ और साथ में लिखो यूनिट भी। तो यूनिट क्या है इसकी, कॉलम, चाहे पूरा कॉलम लिख लो, चाहे तो ओनली C लिख लो, मर्ज़ी है आपकी। अगर कैपिटल C लिखोगे तब भी एग्जामिनर अंडरस्टैंड करेगा कि यहाँ पर इसने कॉलम ही लिखा है। तो अब फार्मूले के अंदर n की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो गया -2। ई की वैल्यू बताओ, ई की वैल्यू बताओ क्या होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कोलाम। सो Q इक्वल हो गया है -3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कोलाम। क्यों लिखा है 32, यानी कि 3.2, 16 दूनी 32, दैट इज 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 32। 32 याद रखना, 32 दांत है ना, वही वाला 32 है 32। तो इस तरीके से हम क्या समझे कि पॉजिटिव चार्ज कैसे बनाया जाता है, नेगेटिव चार्ज कैसे बनाया जाता है। अब आप इसे पहले नोट आउट कर लीजिए, फिर और लिखवाता हूँ, बहुत सारा काम करवाना है अभी मुझको। तो नेगेटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और अब हम चार्ज के बारे में और कुछ चीज़ें जानेंगे कि भाई चार्ज के बारे में कुछ और चीज़ें जान लो। सबसे पहली बात, आप किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कब और कैसे करेंगे, हाउ विल यू चार्ज एन ऑब्जेक्ट। तो चार्ज के हमारे पास NCERT में 3 मेथड हैं, उनमें से पहला मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पहला मेथड है। तो हम कहते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, उसमें नंबर 1 है फ्रिक्शन। जब आप रब करते हो किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, तो उसमें से एक ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की क्षमता, यानी कैपेसिटी ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द अदर। मान लीजिए मेरे पास 2 मार्कर्स हैं और मैंने इन मार्कर्स को ऐसे घिस दिया आपस में, तो इनमें से एक ऐसा होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज़्यादा होगी दूसरे के मुकाबले। तो जिसके पास पावर ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन खींचने की, वो इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और खुद क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन देगा वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो होगा नेगेटिवली चार्ज। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल इसका दुनिया में अगर कोई है तो वह है ऊन।
ऊन मतलब वूल। अगर आप वूल को कांच पर रगड़ दें, मान लीजिए ये वूल है ना, मतलब ये सॉरी ये क्या है, कांच है। ये कांच का एक मान लीजिए मेरे पास होती कोई भी ग्लास रॉड है, ये है ना ग्लास रॉड, और ये क्या है, वूल है। अगर मैं इसको ऐसे रगड़ दूँ, ऐसे रगड़ दूँ तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, यानी कि वूल दिखने में कमज़ोर होता है कांच के मुकाबले, मगर वूल इलेक्ट्रॉन खींचने में ज़्यादा मजबूत है। तो मैं कहता हूँ कि मैंने एक रॉड ली, क्या ली, रॉड ली। ये क्या है, ये ग्लास रॉड है। क्या है ये, ग्लास रॉड। क्या है, ग्लास रॉड है। ठीक है, बात समझ में आई। इस ग्लास रॉड के ऊपर मैंने एक वूल का कपड़ा लाया, क्या लाया, मैं वूल लेके आया, और ये वूल इसके साथ मैंने घिस दिया। क्या करा, इसके साथ मैंने घिस दिया, ऐसे है ना, पूरा घिस दिया। अब क्या होगा, रगड़ने को बोलते हैं क्या, रबिंग। क्या बोलते हैं, रबिंग। तो हमने जब ग्लास रॉड के ऊपर वूल को रगड़ दिया तो ग्लास में से इलेक्ट्रॉन पहुंच गए हैं अब वूल के पास। ठीक, क्या हुआ, ग्लास में से इलेक्ट्रॉन निकले और वूल के पास पहुंच गए। तो ग्लास में से इलेक्ट्रॉन निकल के भागे तो ग्लास बन गया है पॉजिटिवली चार्ज। क्या बन गया है, पॉजिटिवली चार्ज। और वूल के पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन गए सो इट बिकम नेगेटिवली चार्ज। यही थ्योरी है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन की, इसमें कुछ और नहीं करना है। ग्लास और वूल का एग्जाम्पल याद रखते हुए डेफिनेशन बना के लिख दो, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड विद ईच अदर देन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर ऑब्जेक्ट एंड द वन बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड वन बिकम नेगेटिवली चार्ज। सिंपल थ्योरी ये है चार्ज की। आई बात समझ में। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन हो गया। दूसरा मेथड है चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन बहुत ही सिंपल है। चार्जिंग बाई कंडक्शन, देखो भाई बात को समझो ध्यान से। एक था, आपने एक ऑब्जेक्ट को रगड़ा। रगड़ का मतलब क्या होता है कि आपने किसी को कुछ छीनना है, मतलब आपका दोस्त है कुछ खा रहा है तो आपने क्या करा, उससे छीन के आप समोसा खाना चाहते हो तो आप ऐसे 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 करके रगड़ते हो, रगड़ के छीन लिया, ये मुझे दे दे, ठीक है, आपने ले लिया, वो आपका हो गया। एक सिंपल तरीका भी है, लो भैया आप समोसा खा लीजिए, मुझसे ये चीज़ ले लीजिए आराम से। इसको बोलते हैं क्या, कंडक्शन। मतलब समझो, एक बात समझो, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये अनचार्ज्ड है ना, क्या है, अनचार्ज्ड है, और एक ऑब्जेक्ट है दूसरा जो चार्ज्ड है। ठीक है, यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी है, 0, और यहाँ Q की वैल्यू नहीं है 0, यानी यहाँ पर Q चार्ज है। ठीक, अब ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स आपने आपस में कांटेक्ट में ला दिए, यानी क्या हुआ, एक वायर ली और उस वायर के थ्रू आपने इनको कनेक्शन कर दिया। अब कनेक्शन के बाद इनमें इतना प्रेम हो जाता है कि ये क्या कहते हैं, भैया हमारा कुछ अलग अलग नहीं है, हमारे पास जो भी है वो दोनों का है। तो अब कुल मिलाकर दोनों के पास चार्ज कितना हो गया भाई, कुल मिला के दोनों बॉडीज अब एक सिंगल बन गई और इनके पास चार्ज Q हो गया। अब यहाँ से हट के वो चार्ज दोनों बॉडी पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब क्या होगा, अब आपने कहा भाई अलग अलग हो जाओ, क्या कहा, अलग अलग हो जाओ। तो जब आप इनको अलग अलग करोगे तो जो नेट चार्ज टोटल था ना, ये क्या हो जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा, Q/2 बढ़ जाएगा, और अब ये अलग अलग हो गए। ठीक, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। यानी आपके पास 100 रुपये हैं, आपके दोस्त के पास 1 भी रुपया नहीं है, आपने दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात की, भैया साथ मिलते हैं बैठते हैं, उसने आपको बताया कि मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, आपने कहा मेरे पास 100 रुपये हैं, भैया एक काम करते हैं, इन 100 रुपये को आप 50-50 रुपये में तोड़वा लो, और फिर क्या करेंगे, 50 रुपये आप रख लेना, 50 रुपये मैं रख लूँगा। इस तरीके से उसके पास ही पैसे हो गए, आपके पास जो पैसे थे आपने उनको आधे में बांट दिया। तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। यानी आपके पास एक बॉडी के पास चार्ज है, एक बॉडी के पास चार्ज नहीं है, तो उनमें से जिस बॉडी के पास चार्ज है वो अपनी आधा चार्ज दूसरी बॉडी को दे देता है, और वो कहता है भाई तुम भी चार्ज हो जाओ, अगर साइज़ सेम है तो। अगर साइज़ सेम नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो आएगा चैप्टर नंबर 3 में। तो हम सिंपली अगर डिफ़ाइन करें तो हम कहते हैं ये दो चार्ज थे, एक के पास चार्ज था Q1, एक के पास चार्ज था Q2, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। कांटेक्ट में आने के बाद एक बॉडी बन जाते हैं कंबाइंड, और इनके पास हो जाते हैं चार्ज Q1 + Q2। क्या हो जाता है, चार्ज Q1 + Q2 हो जाता है। उसके बाद हम इनको सेपरेट करना चाहते हैं, तो ये बोलते हैं भाई हम बहुत पक्के दोस्त बन गए,
मिलने के बाद, इसलिए हम सेपरेट होंगे तो अपनी प्रॉपर्टी को आधा आधा लेके जाएंगे, यानी कि Q1 + Q2 अपॉन 2 एंड Q1 + Q2 अपॉन 2। जिनको ये बात समझ में नहीं आई है, वो यहीं की हैंड टू हैंड न्यूमेरिकल करवाऊंगा और हैंड टू हैंड समझाऊंगा। मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास 5 कूलम्ब का चार्ज था, यहाँ पर आपके पास 10 कूलम्ब का चार्ज था। आपने क्या किया, इन दोनों को कॉन्टैक्ट में लाए और कॉन्टैक्ट में लाने के बाद आपने कहा जी टोटल चार्ज हो गया है 15 कूलम्ब। 10 + 5 कितना हो गया, 15 कूलम्ब हो गया। तो 15 कूलम्ब होने के बाद इन्होंने कहा भाई हम तो अलग अलग हो रहे, हम तो अलग अलग होके जा रहे। तो अलग अलग होने के बाद उसने कहा भाई जाने से पहले इसको आधा आधा कर लो, यानी कि 15/2 दैट इज़ 7.5। तो इसने कहा कि मेरे पास भी 7.5 और इसके पास भी 7.5 कूलम्ब चार्ज हो गया। आई बात समझ में? तो ये दोनों के पास क्या हुआ, आधा आधा चार्ज हो गया। क्या हो गया, दोनों के पास आधा आधा चार्ज हो गया। ठीक है, आधा आधा चार्ज हो गया। इस तरीके से मान लीजिए। अच्छा एक बात और ध्यान रखो, अगर एक नेगेटिव हुआ और एक पॉजिटिव हुआ तो क्या करोगे? मान लें हम ये कहते हैं भाई एक के पास माइनस का 15 चार्ज है, एक के पास प्लस का 25 चार्ज है। तो अब क्या करोगे, जब दोनों मिलेंगे तो माइनस के 15 प्लस के 25 मिलकर 10 हो जाता है। कितना? 10 हो जाता है। जब ये अलग अलग होते हैं तो अपना अपना 5 ले लेके अलग हो जाते हैं। इसका मतलब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होंगे, पहले हम उन दोनों को क्या करेंगे, आपस में कांटेक्ट में लाएंगे, फिर कांटेक्ट में लाके हम क्या करेंगे, उनको मिलाएंगे तो उनका चार्ज ऐड कर देंगे। फिर ऐड करने के बाद जब उनको सेपरेट करेंगे तो दोनों को चार्ज आधा आधा देके छुट्टी कर देंगे कि भाई जाओ। तो दो मेथड ये हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और तीसरा मेथड है चार्जिंग बाई इंडक्शन। कौन सा मेथड है? चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन जो है वो जादू वाला मेथड है। जादू का मतलब होता है कि आपने किसी से मुलाकात भी नहीं की और आपने उसको पैसे दे भी दिए। यानी आपने आपके दोस्त को आपको गिफ्ट करना है तो आप क्या करता है, वो बंदा वहीं बैठे बैठे आपको ऐसा गिफ्ट करता है कि आप जेब खोल के देखते हो तो अभी तो पैसे नहीं थे, एकदम से जेब में पैसे आ जाते हैं। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन, सॉरी चार्जिंग बाई इंडक्शन। यानी आप चार्ज्ड बॉडी से टच नहीं होंगे, आप चार्ज बॉडी से टच नहीं होंगे और आप उसके बगैर ही चार्ज हो जाएंगे। इसको कहते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। क्या कहते हैं? चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो हेडिंग डालता हूँ मैं इसकी, दैट इज चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन एक मेथड है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं विदाउट टेकिंग इन कॉन्टैक्ट विद चार्ज्ड बॉडी। तो हम कहते हैं इन दिस मेथड an object is charged without taking in contact with charged body। किसी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाए बगैर ही किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर देना, इस कला को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। होता क्या है, प्रोसीजर समझो। सबसे पहले एक मेटल का स्फेयर लेते हैं। एक सेकंड, बस 1 मिनट का मुझे मौका दो, मुझे इंक फिलअप करनी है मार्कर में। तो देखो आपके पास क्या है, एक मेटल का स्फेयर है। इस मेटल के स्फेयर को आपको चार्ज करना है तो आप इसके साथ एक खेल करोगे, गेम खेल लोगे और आप ये बताओगे कि बगैर टच करे हम तुझे चार्ज कर देंगे। कैसे करेंगे अब बताएंगे। मान लीजिए कि आप चाहते हो कि निगेटिवली चार्ज हो जाए, तो सबसे पहले एक इसको स्टैंड पर रखो। कहाँ रखो? एक स्टैंड पर रखो और वो स्टैंड खुद इंसुलेटर होना चाहिए, खुद इंसुलेटर होना चाहिए। यानी कि वो जो रखोगे आप कहाँ रखोगे? इंसुलेटर में। एक मेटल की बॉडी को लाओ, मेटल की बॉल लाओ बना के और उसको रख दो एक इंसुलेटेड स्टैंड पर। इंसुलेटेड स्टैंड किसका होगा? चलो ये वाली बात भी डिस्कस कर लेते हैं पहले ही। इंसुलेटेड स्टैंड किसका बना हुआ होता है भाई? जनरली अगर आपसे कोई कहे कि मुझे इंसुलेटेड स्टैंड चाहिए तो आप कहोगे सूखी रबड़।
टायर की रबड़ होती है, टायर वाली रबड़, वो भी इंसुलेशन होता है। और ड्राइड वुड यानी सूखी हुई लकड़ी आप उसके ऊपर रख दें किसी ऑब्जेक्ट को, तो चार्जिंग फ्लो नहीं होगी यहाँ से वहाँ। क्यों रखते हैं इंसुलेटेड, क्यों रखते हैं इंसुलेटेड स्टैंड पर? क्योंकि इंसुलेटेड स्टैंड जब हम चार्ज डिस्चार्ज करेंगे तो ये इसके चार्ज को कहीं इधर उधर लीक नहीं होने देगा। तो एक इंसुलेटेड स्टैंड पर हमने एक स्फेयर रखा, हमें उसको निगेटिवली चार्ज करना है, इसलिए हम यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आए। हम इसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आए, हमने कहा भाई तेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड आ गई। जब इसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड के आके रखी गई तो इसके अंदर जहाँ तहाँ इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बड़ा प्रेम है किससे? पॉजिटिव चार्ज से। तो जहाँ तहाँ उसके पास प्रोटॉन थे, इलेक्ट्रॉन थे, वो सारे के सारे भाग के आए और देखने के लिए आए कि भाई आपके ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि भाई बहुत से लोगों को बॉलीवुड हॉलीवुड के आर्टिस्ट से प्रेम होता है, तो पता लगा भाई हमारे शहर में आज फला जो है ना सलमान खान या फला आया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, सारी पब्लिक भाग के उसको देखने के लिए इकट्ठी हो जाएगी एक जगह। तो ऐसे ही यहाँ पर जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं उन्हें पता लगा कि हमारे आसपास कोई एक पॉजिटिवली रॉड आके बैठ गई, तो ये क्या करेंगे? अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसको और समझाने के लिए एक तरह बनाता हूँ हटके। देखो ये है आपका वो मेटल का स्फेयर और ये है आपका वो इंसुलेटेड स्टैंड। क्या है बच्चों? इंसुलेटेड स्टैंड है, ठीक है। और ये आपका वो है, इसमें चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं सारे की तरफ, है ना। ये ऐसे भी दिखा सकते हो या ऐसे भी दिखा सकते हो कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, सब जगह भरा हुआ है, ठीक है। अब इसको दिखाते ही नहीं हम, छोड़ो। तो ये एक मेटल स्फेयर है और इसके पास हमने एक पॉजिटिव रॉड ला के रख दी। अबे क्या ला के रख दी? एक पॉजिटिवली रॉड ला के रख दी। पॉजिटिवली चार्ज रॉड का मतलब है उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके पास प्रोटॉन ज़्यादा हैं। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो देखने के लिए आ गए, भाई देखिए क्या है, कौन आया है कि जी पॉजिटिवली रॉड आई है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड आई है, उसको देखने के लिए हम आ गए। तो ये सारे के सारे जो हैं उठ के यहाँ भाग के आ गए और उन्होंने कहा भाई हम तो यहाँ देखने आए हैं कि यहाँ पे क्या है। तो चलो अब मैं इलेक्ट्रॉन को निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करता हूँ। इधर इलेक्ट्रॉन सारे भाग के आए और उन्होंने कहा हम तो देखने के लिए आए हैं कि भाई कौन आया। उन्होंने कहा पॉजिटिवली चार्ज रॉड आई, तो उसको देखने के लिए हम सारे के सारे यहाँ आ गए। जब तुम सारे के सारे यहाँ आ गए तो यहाँ क्या हुआ? कमी हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो थे, इस साइड के इलेक्ट्रॉन, वो सारे के सारे इधर पहुँच गए देखने के लिए कि भाई कौन है कि हमने कहा पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। तो जहाँ से आए हैं वहाँ कमी हो जाएगी ना भाई। अगर आपके गांव में, आपके शहर में, आपके कस्बे में, कोई जंगल में, मैदान में कोई प्रोग्राम चल रहा है, मेला चल रहा है, तो सारे बंदे कहाँ होते हैं? मेले में होते हैं। तो गांव में कुछ कमी हो गई ना लोगों की, तो जो कमी हो गई वो पॉजिटिवली चार्ज शो करते हैं। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो थे वो देखने चले गए किसको? इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को। सो इस इधर का हिस्सा जो था उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो वहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ये स्टेप नंबर 1 है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो मेटल स्फेयर है, ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँच गए हैं और हमने अभी यहाँ पर रॉड को इसको लगाए हुए हैं ताकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ फंसे रहें हमारे पास। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी। इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए हमने इसको अर्थ से तार जोड़ दिया। क्या कर दिया? अर्थ से एक तार से जोड़ दिया। अब ये अर्थ की कहानी बहुत पुरानी है। हम जब छोटे थे तो हम देखा करते थे कि भाई वोल्टेज डाउन आ रहे, तो जब वोल्टेज डाउन आया करते थे तो लोग क्या करते थे, उन तारों को, जो तार इलेक्ट्रिसिटी का तार होता था ना, उस तार को नल में या किसी भी ग्राउंड के जगह जोड़ देते थे। ग्राउंड से जोड़ने से क्या होता था कि जो चार्ज की कमी है वो पूरी हो जाती थी, तो थोड़ा बहुत सप्लाई में जो है इंक्रीमेंट आ जाता था। जो बल्ब होते थे वो और ज़्यादा ग्लो करने शुरू कर देते थे। तो इसी तरीके से अर्थ क्या करती है, अर्थ है ना, माँ है, वो क्या करती है, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है यानी ज़्यादा चार्ज हो रहा है तो वो आपको बैलेंस कर देगी। अगर आपके पास कम ही चार्ज हो रहा है तो वो उस चार्ज को दे के आपकी पूर्ति कर देगी, यानी कि वो आपको प्रॉब्लम में नहीं देख सकती। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव हो गया था, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी। तो इसने कहा भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई क्योंकि मेरे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उधर भाग गए। तो अर्थ ने क्या किया, इसके सारे इलेक्ट्रॉन को हटा दिया और यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर दिया। यानी कि देखो यहाँ पर ना पॉजिटिव चार्ज बचा ना निगेटिव चार्ज बचा, यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो गया। यानी कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी वो अर्थ ने भर दी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन भर भर के आ गए, ऐसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन भर भर के आ गए, ठीक। अब
पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर थे, अब इलेक्ट्रॉन एक साइड चले गए तो जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी वो अर्थ ने पूरी कर दी। तो अब क्या हुआ, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन तो फालतू ही हो गए ना भाई। अब ओवरऑल तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जो कमी हो गई थी भर दी, मगर जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन गए हुए तो वो तो वही के वही है ना। अब तो तुम इस बात को ऐसे समझो, एक गाँव है, उस गाँव के पास मेला लगा हुआ है, यहाँ के सारे बंदे इधर पहुँच गए कि जी हम तो देखने जा रहे हैं मेला। यहाँ पर क्या हुआ, पॉजिटिव साइन आ गया, यानी कि यहाँ पर अब कोई नहीं है, यहाँ पे गांव खाली हो गया या गांव में कुछ लोग चले गए। अब बराबर के गांव ने देखा कि भाई यहाँ के गांव में तो बड़ा सन्नाटा है, चलो वहाँ ज़रा घूम के आते हैं या वहाँ चलते हैं। तो पास के गांव के ने क्या किया, इधर अपने लोग पहुँचा दिए, तो वहाँ पर जो है वो जो कमी थी पूरी हो गई। तो अब ये लोग जो यहाँ मेले में गए हुए थे, जब ये लौट के आएंगे तो ये कहाँ रहेंगे, ये कहाँ रहेंगे, ये रहेंगे बाहर घूमते हुए। ठीक, ये कहाँ रहेंगे, गलियों में घूमते हुए, ये बाहर घूमते रहेंगे। इसका एग्जांपल और ले लो, मान लीजिए शादी हो रही है और शादी में आप गए हुए हैं और आप 4 दोस्त हैं, ये 4 दोस्त हैं, इनकी सीट है 1 2 3 4। ठीक है, 4 दोस्तों की सीट्स हैं कितनी, 1 2 3 4। इन्हें पता लगा कि यहाँ पर कुछ आइटम है खाने का जो यहाँ पर बेहतरीन स्वादिष्ट आइटम है, तो इनमें से 2 उठ के नंबर 3 और 4 चले गए यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ 2 जगह खाली हो गई। अब 2 लड़के घूमते घूमते आए और उन्होंने देखा कि सीट खाली है, वो बैठ गए। ये 2 कहाँ गए हुए हैं, ये अभी आइसक्रीम लेने गए हुए हैं, है ना, और वो 2 खाली जगह हैं। तो वहाँ पर कोई आके बैठ गया, मान लो 5 और 6। ठीक, अब ये थोड़े तमीज़ के लोग हैं, मतलब हमारे मुजफ्फरनगर वाले नहीं है कि किसी को भी उठा के हट बे यहाँ से। हमारे यहाँ तो ऐसे बोलते हैं, सीट पे कोई बैठ गया तो हट बे। तो ये ऐसे लोग नहीं, थोड़े सही सलामत शहर के लोग हैं। तो इन्होंने क्या किया कि भाई ये लौट के आए तो ये देखे कि भाई हमारी सीट पे कोई बैठ गया है ना, और सीट कितनी थी, 4 थी। तो अब ये क्या करेंगे, ये यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, यहाँ, यानी ये चारों तरफ घूमते रहेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो चले गए थे देखने के लिए कोई आया हुआ है, वहाँ कमी हो गई थी, वहाँ पर कोई और इलेक्ट्रॉन अर्थ ने दे दिए। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, यानी ये जो अर्थ ने इलेक्ट्रॉन दे दिए थे उनका क्या होगा कि भाई ये ना, ये जो स्फीयर था इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए थे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अर्थ का तार काट देंगे ताकि इलेक्ट्रॉन जो आ गए वो वापस ना जा पाएँ, जो इलेक्ट्रॉन आ गए वो वापस ना जा पाएँ। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे इनमें से बाकी इलेक्ट्रॉन सब जगह फैल जाएंगे ऐसे, और ये ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, इट हैज़ बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। इस तरह कोई भी ऑब्जेक्ट आप नेगेटिवली चार्ज्ड कर सकते हो। यू कैन डू नेगेटिव, यू कैन मेक नेगेटिव चार्ज बाय विदाउट टचिंग एन चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। तो बच्चों ये था आपका चार्ज और चार्ज के कंसेप्ट, मगर अभी छुट्टी नहीं हुई क्योंकि अभी आपका चार्ज का कंसेप्ट में बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, तो अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं और उन्हीं के अंदर आपको पॉइंट्स आएंगे। एक मैं बताता हूँ आपको, बुक में ना प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के नाम से एक अलग से कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो को देखने के बाद, इस लेक्चर को देखने के बाद आपको उसे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सारे के सारी प्रॉपर्टीज़ क्वेश्चन में ही ले आऊँगा। ठीक, बस एक बार पढ़ लेना ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना। तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ भाई कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या जब कोई ऑब्जेक्ट चार्ज होता है तो उसके मास पर इफेक्ट पड़ता है? जब कोई ऑब्जेक्ट चार्ज होता है तो क्या उसके मास पर इफेक्ट पड़ता है? हाँ पड़ता है। देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड, जब कोई ऑब्जेक्ट चार्ज होता है देन इट्स मास चेंजेस। मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट था, आपने इसको नेगेटिवली चार्ज कर दिया। क्या कर दिया है? नेगेटिवली चार्ज कर दिया। मेरी हर बात नोट करने वाली है, आप मेरी किसी बात को छोड़ नहीं सकते, वो आपको सीधे क्वेश्चन में टकराएगी जब आप PYQ करोगे या नीट की कोई बुक करोगे। वैसे तो मैं यही कराऊंगा, मगर मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि नेगेटिवली चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रॉन बाहर से आके जुड़ गए, इलेक्ट्रॉन बाहर से आके जुड़ गए। इलेक्ट्रॉन एक मैसिव पार्टिकल है। अगर आपका वेट 50 kg है, कितना है, 50 kg आपका वेट है, और आपके ऊपर एक बैग रखा हुआ है 10 kg का, तो आपका टोटल वेट 60 होगा कि नहीं होगा?
इसलिए आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज होता है तो वो ये कह रहा है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए तो इसका मतलब आपका मास बढ़ गया। तो हम कहते हैं निगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज्ड मास बढ़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, m इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अरे बोल लो भाई, समझ में आई कि नहीं आई बात? अगर इसका विपरीत, इसकी उल्टी कंडीशन क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं किसी ऑब्जेक्ट में से तो उसका मास कम हो जाता है। तो हम कहते हैं कि इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिक्रीज्ड, इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया है तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, ये बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज, मास डिक्रीज होगा। अब मैं इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ जो बोर्ड में आया हुआ है पहले ही। एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझोगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। देखो ध्यान से समझो। एक बुक में क्वेश्चन है कि एक स्फीयर है ए एंड बी, उनको दिया गया +q एंड -q चार्ज, तो उनमें से किसका मास ज़्यादा होगा, ma या फिर mb। यानी ये क्वेश्चन है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नाम A है, इसका नाम B है, एक का नाम A है, एक का नाम B है। और यहाँ पर क्या हुआ कि इन दोनों का मास सेम है, यानी मास क्या है, सेम, दैट इज़ m बराबर m, इसका भी m, इसका भी m। अब हमने एक को दे दिया है पॉजिटिव चार्ज, एक को दे दिया है नेगेटिव चार्ज। क्या कर दिया, एक को पॉजिटिव चार्ज, एक को नेगेटिव चार्ज। तो वो पूछ रहा है कि अब जो मास है वो हो गया है ma एंड mb। तो ma और mb में से कौन सा बड़ा होगा, वो ये पूछ रहा है आपसे कि हु इज़ ग्रेटर, ma और mb। तो हम कहते हैं कि भाई ये दो ऑब्जेक्ट थे, उनके मास सेम थे, उनमें से एक को प्लस चार्ज, एक को -q चार्ज, सेम चार्ज दे दिया गया दोनों को। उसके बाद उनके मास हो गए ma एंड mb। भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड हुए, ये नेगेटिव चार्ज हुआ, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एडिड। ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, एक तरफ इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ वहाँ पर मास डिक्रीज, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ वहाँ पर इंक्रीज्ड। इसका मतलब क्या हुआ, जब मास, क्या करोगे, जब इलेक्ट्रॉन दोगे तो मास बढ़ जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन लोगे तो मास घट जाएगा। दैट इज ma इज लेस देन mb, ma इज लेस देन mb। आई बात समझ में? अभी और क्वेश्चन करते हैं, अभी रुको, अभी तो बहुत कुछ करना है। ठीक, एक क्वेश्चन ये सोल्व हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी के रिगार्डिंग। उसने कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नेगेटिव चार्ज ऑफ 8 कूलम्ब। क्या कहा कि भाई देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 8 कूलम्ब चार्ज। ठीक, उसने कहा कि आपके पास नेगेटिव का 8 कूलम्ब है और आप बताइए कि इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपको मैंने एक फार्मूला बताया था कि भाई सबसे पहले करना है, सॉल्यूशन करोगे तो सबसे पहले लिखोगे गिवन n नहीं पता, या फिर q पता है 8 कूलम्ब। यानी आपके पास फॉर्मूला क्या था, q इक्वल टू n। अब ये देखिए कि इनमें से कौन सी चीज़ दी हुई है और कौन सी चीज़ नहीं दी हुई है। आपको q दिया हुआ है और आपसे n पूछा गया है, आपको q दिया हुआ है और आपसे n पूछा गया है। तो q की वैल्यू कितनी है 8, n की वैल्यू कितनी है नहीं पता, e की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो n की वैल्यू निकालनी है तो n इक्वल हो जाएगा 8/1.6 इंटू 10⁻⁻19।
जब इसे माइनस के 19 को ऊपर ले जाओगे तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर प्लस के 19। सही बात। यहाँ देखो 1.6 और 0 हटा दो तो 0 लगा के ऊपर क्या हो जाएगा 80, नीचे हो गया 16, ही हो जाएगा 5, क्योंकि 16 पंजे होता है 80, 16 5 जा 80। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19, सॉरी प्लस के 19 कूलम्ब चार्ज, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 5 इंटू 10 टू द पावर 19। 5 इंटू 10 टू द पावर 19 आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं जो आपको एक्सेस में हुए हैं। आई बात समझ में। चलो अभी मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा, बेफिक्र रहिए। चलो तो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन ये था बोर्ड का, और इतने आप इनको ध्यान से देखते रहो। मैंने क्या किया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिए। अभी मैं कराता हूँ आपको क्वेश्चंस, बहुत सारे करवाने हैं, बहुत सारे। ठीक, अभी इसमें तो इतने ही क्वेश्चन है, 2 ही रिगार्डिंग द चार्ज, बट मैं अभी आपको कराऊंगा ना जब प्रैक्टिस सेशन चलेगा तो उसके अंदर बहुत क्वेश्चन आएंगे, बहुत क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं अपने माइंड से जो मुझे याद है मैं वो करा देता हूँ आपको क्वेश्चन। तो भाई इसमें क्या हुआ, इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी पूछती है कि भाई बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन। अब देखिए एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है जिसमें बहुत बच्चे फंसते हैं क्योंकि बच्चों को मोल कंसेप्ट नहीं आता। इसी कॉन्सेप्ट के अंदर आपका मोल कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन ये है कि 250 ग्राम ऑफ H2O में कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, यानी कितना पॉजिटिव चार्ज है और कितना निगेटिव चार्ज है। 250 ग्राम ऑफ H2O में बताओ कितना निगेटिव चार्ज है, कितना पॉजिटिव चार्ज है। क्या पूछा है, एक दफ़े और बता रहा हूं मैं आपको, हाउ मच निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। अब ये 250 ग्राम नहीं दिया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया है 1 कप ऑफ वाटर। क्या कहा गया है, 1 कप ऑफ वाटर। तो अब एक बात ध्यान रखना कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 1 कप ऑफ वाटर का मतलब होता है एक ऐसा कप जिसकी वॉल्यूम 250 ग्राम वाटर को कंटेन कर सकती है। नहीं समझ में आई बात। एक ऐसा कप जिसमें 250 ग्राम या फिर 250 ml ऑफ वाटर आ सकता है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कप। ठीक है, यह आ गया समझ में। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट सबसे पहले हमें निकालने पड़ेंगे व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो मान लीजिए आपके पास एक बीकर है, उसमें आपका क्या है 250 ग्राम ऑफ H2O है, 250 ग्राम ऑफ H2O है। ठीक है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि ना तो बाहर से इसमें इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है ना ही प्रोटॉन लगा हुआ है। सो इसका मतलब इसमें कम से कम एक बात क्लियर है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी नो दैट सॉल्यूशन इज $18 ग्राम ऑफ H2O। भाई जो मास, मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, 18 ग्राम है। किसका, किसका, वाटर का। कैसे आया, H2O में 2 तो हो गया हाइड्रोजन का और 16 हो गया किसका, ऑक्सीजन का, दैट इज 18 ग्राम पर मोल। 18 ग्राम पर मोल इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। याद रखना 18 ग्राम पर मोल इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो 18 ग्राम H2O में होते हैं 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। यानी 18 ग्राम के अंदर 1 मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। एक मोल अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का निकालना है तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल दो। तो 18 ग्राम ऑफ H2O कंटेन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो 1 ग्राम ऑफ H2O कंटेन 6 इंटू 10 टू द पावर 23। मैंने बात के छोड़ दिए, अपॉन में 18। बात को समझो, 1 ग्राम के लिए कितना होगा, अपॉन में 18 आ जाएगा। कितना ग्राम है यहाँ पे, 250 ग्राम। तो हम कहेंगे 250 ग्राम ऑफ H2O कंटेन 6 इंटू 10 टू द पावर 23
इंटू 250/18। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हुआ आपका क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। 250 ग्राम वाटर में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, ये वो आ गया, ठीक है ना, इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। अब आपको पता है एज 1 H2O मॉलिक्यूल, एक H2O मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और कितने प्रोटॉन होंगे, उनमें से एक चीज़ निकाल दो। मान लो हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, मालूम है आपको कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हम लिख देंगे 2। आपको मालूम है ऑक्सीजन में कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, दैट्स वाई वी राइट हियर 8 इलेक्ट्रॉन। सो देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो हम कह देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 250 ग्राम वाटर इज 6 इंटू 10⁻23। देखो एज इट इज़ वही लिख रहा हूँ मैं, इंटू 250/18, और अब 10 से मल्टीप्लाई भी हो गया, तो ये हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी मगर असली कहानी बाकी है, यहाँ तक नोट कर लो पहले, ठीक। अब देखो, अभी तक हम कहाँ पहुँचे हैं इस क्वेश्चन में, कि भाई इस क्वेश्चन में हम यहाँ पहुँचे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ चुके। अब आपको क्या करना है, चार्ज इन 250 ग्राम ऑफ H2O। देखो भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वही फार्मूला है, Q = Ne। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी n की वैल्यू कितनी आ गई अब, 6 इंटू 10⁻23 इंटू 250 इंटू 10/18, और एक चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। यानी ये जो हमने इतनी बड़ी वैल्यू निकाली है, जो किसकी वैल्यू है, देखो ध्यान से, ये वैल्यू है किसकी, n की। ये पूरी वैल्यू किसकी है, n की वैल्यू है। तो n की पूरी ये वाली वैल्यू, ये क्या है, n है, और ये क्या है, e है। वही फार्मूला इस्तेमाल किया हमने Q = Ne वाला, तो ये आ गया Q = Ne। दैट इज़ कि अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू लिख देंगे कि इतने इलेक्ट्रॉन थे। अब ये जो भी वैल्यू आई, इतना चार्ज था आपके पास, नेगेटिव चार्ज, इतना नेगेटिव चार्ज था, तो आपको पॉजिटिव चार्ज निकालने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपका नेगेटिव चार्ज आया उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो हम कहेंगे अगर व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो वो भी इतनी होगी, कितनी, 6 इंटू 10⁻23 इंटू 250 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19/18। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो ये NCERT का एक क्वेश्चन था। अभी और बहुत सारी बातें हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ लेक्चर ख़त्म होने में टाइम है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कोई बात ऐसी ना हो जो आपकी रह जाए। होप एक बात की मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि इतने बेहतरीन लेक्चर हैं, तो आप नोट ज़रूर कर रहे होंगे। आपको तो किस्मत खुल गई, आपके पास तो इतना बेहतरीन कलेक्शन हो जाएगा कि आप इस नोट्स के बेस पर आप जो चाहे एग्ज़ाम निकाल दें। ठीक, आ जाओ। प्रॉपर्टी है इसकी एक और, मैं बताता हूँ आपको चार्ज की। चार्ज इज़ इनवेरिएंट ऑफ मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो उसके मास में फ़र्क आता है, और आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग कितना फ़र्क आता है। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m0 है, उसको वेलोसिटी v दी गई, तो उसका मास हो गया m, और इसका फार्मूला बन गया अपॉन में m0/1 - v²/c²। यह है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन क्या है, मास बदलता है जब ऑब्जेक्ट बदलता है, तो यानी जब ऑब्जेक्ट चलता है तो उसका मास बदलता है। तो इसीलिए हमने क्या बताया, मास बदलता है, मगर चार्ज नहीं बदलता। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसका चार्ज q है, तो अगर वो ऑब्जेक्ट चलने लगेगा तब भी उसका चार्ज q ही रहेगा, उसका चार्ज नहीं बदलता है। ठीक, तो हम कहते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट ऑफ मोशन, हाउ एवर
मास चेंजेस विद मोशन। यह प्रॉपर्टी किस किस के समझ में आई भाई? सबको समझ में आ गई? चलो, उसके बाद है इसके अंदर चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज कंजर्व्ड है मतलब चार्ज कंजर्व्ड है मतलब चार्ज चेंज, सॉरी, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म। इस तरह की डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ इतना लिखना है चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है ना। दैट इज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, दैट इज चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। आप ना चार्ज को क्या कर सकते, ना तो आप चार्ज को क्रिएट कर सकते, ना ही डेस्ट्रॉय कर सकते। ये था आपका एक। अब सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आने वाली है, दैट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आएगी। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन की क्वेरी है, देखो मेरा काम है आपका कंसेप्ट क्लियर करवाना, आपको पढ़ाना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे जो है कमेंट में लिखें या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाओ, वहाँ से आप क्वेरी भेजोगे, मैं आपको तुरंत सॉल्यूशन कराऊंगा। जितनी बुक्स मेरे पास हैं वो सारी की सारी बुक्स में से मैंने बेहतरीन क्वेश्चन लिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू लेक्चर्स, आपको मिलते रहेंगे। बस थोड़ा लेक्चर लंबे हो जाते हैं क्योंकि आपको मेरा मकसद समझाना है, पढ़ाना है, सिलेक्शन करवाना है, तो मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई कॉन्सेप्ट रह जाए। बात समझ में आई बच्चों? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, दैट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दिस इज़ आवर नेक्स्ट लेक्चर। होप आपको समझ में आया होगा। धीरे धीरे बढ़ते जाओगे। कोर्स टाइम से पहले कंप्लीट होगा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जो पढ़ा रहे हैं उसको नोट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।